Hello everyone, this is Meenakshi Rana. Today I am going to teach you History, Chapter 7, 18th Century, Political Formation. So let's start with first para. If you look at maps A and B closely, you will see something significant happening in the Indian subcontinent during the first half of the 18th century. यदि आप इस चैप्टर में जो ए एंड बी मैप दे रखा है उसे क्लोजली देखते हैं तो आप 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण होते हुए देखेंगे। ध्यान दें कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाओं का पुनर्जीवन कैसे हुआ। इस मैप में जो ये रेड लाइन जा रही है, यहाँ तक मुगल एम्पायर एक्सटेंड हो गया था 1700 तक। On a careful observation of map B, you can notice that by 1765 the British had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. अब आप मैप बी को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि 1765 तक अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। इन मैप्स से यह संकेत मिलता है कि 18th सेंचुरी में राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ और अपेक्षाकृत शॉर्ट टाइम में ये चेंजेज आए थे। इस मैप में जहाँ पर भी ये ग्रीन कलर है वहाँ पर अंग्रेजों ने मिड 18th सेंचुरी में अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पैरा, in this chapter we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century. इस चैप्टर में हम 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के दौरान उपमहाद्वीप में नए राजनीतिक समूहों के बारे में पढ़ेंगे। रफली कहा जाए तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी से लेकर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई तक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। साम्राज्य और बाद के मुगलों का संकट। You have already studied how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा और 17th सेंचुरी के अंतिम वर्षों में विभिन्न संकटों का सामना करना शुरू कर दिया। ये औरंगजेब की रिलीजियस इंटॉलरेंस, मुगल की गिरती सेना, कमज़ोर उत्तराधिकारियों, शक्तिशाली मनसबदारों के उदय जैसे कई कारकों के कारण हुए। मुगल सम्राटों के लिए उभरते हुए शक्तिशाली मनसबदारों पर नज़र रखना कठिन हो गया था। गवर्नर, जिसे सूबेदार कहा जाता था, के रूप में नियुक्त नोबल्स ने रेवेन्यू और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी के कार्यालयों को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसने उन्हें मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर असाधारण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की। जैसा कि गवर्नर्स ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया, राजधानी के रेवेन्यू छूट में गिरावट आ गई। Look at the next para. Peasant and zamindari who were under pressure due to mounting taxes also prevailed in many parts of northern and western India. बढ़ते करों के कारण दबाव में आए किसान और जमींदारी ने भी नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के कई पार्ट्स में विद्रोह कर दिया। अन्य समय में शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपने स्वयं की पोजीशंस को मजबूत करने का प्रयास किया गया। मुगल अथॉरिटी प्राधिकरण को विद्रोही समूहों द्वारा पास्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन ये ग्रुप्स अब अपने पदों को मजबूत करने के लिए क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों को सीज करने में सक्षम थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद प्रांतीय गवर्नरों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में राजनीतिक और आर्थिक अधिकार के क्रमिक फेरबदल की जांच करने में असफल रहे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन संपत्ति ले गया। इस आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा लूट की छापेमारी की गई,
जिन्होंने 1748 और 1761 के बीच 5 टाइम्स उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। Now we will see about source A, rich harvest and empty coffers. The following is a contemporary writer's account of the financial bankruptcy of the empire. निम्नलिखित साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन का एक समकालीन लेखक का अकाउंट है। महान स्वामी असहाय और गरीब हैं। उनके किसान साल में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उनके स्वामी या तो कुछ भी नहीं देखते और मौके पर उनके एजेंट किसानों के वर्चुअल कैदी होते हैं। जैसे एक किसान अपने लेनदार के घर में रखा जाता है जब तक कि वह अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता। इतना पूरा होना सभी आदेशों और प्रशासन का पतन है कि यद्यपि किसान सोने की फसल लेता है, लेकिन उसका स्वामी उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर कैसे स्वामी को सशस्त्र बल रखना चाहिए? वह इन सैनिकों का भुगतान कैसे कर सकता है जो उसके बाहर जाने से पहले उसके पीछे चलने वाले घुड़सवारों के लिए जाने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नादिर शाह अटैक दिल्ली। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली के विनाश का वर्णन किया गया है। एक में मुगल खजाने से लूटी गई संपत्ति का वर्णन किया गया है। 60 लाख रुपीज़ और कुछ हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ मूल्य के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जिनमें से अधिकांश दुनिया में बेजोड़ हैं और इनमें पीकॉक थ्रोन भी शामिल है। दूसरे में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन किया गया है। वे जो मास्टर्स थे अब डायर स्टेट्स में थे और जो सम्मानित लोग हुआ करते थे उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा था। अमीर लोग गरीब हो गए थे। जो कभी कपड़ों में स्टाइल सेट करते थे अब उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और जिनके पास संपत्ति थी वे अब बेघर हो गए थे। शाहजहानाबाद मलबे में बदल गया था। नादिर शाह ने शहर के पुराने क्वार्टर पर हमला किया और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। The nobles who were considered as the pillars of the Mughal Empire were divided into 2 major groups or factions, the Iranis and Turanis. नोबल्स जिन्हें मुगल साम्राज्य के पिलर्स के रूप में माना जाता था, वे 2 प्रमुख ग्रुप्स या गुटों में डिवाइड थे, जिन्हें ईरानीज और तुरानीज कहा जाता था, जो तुर्की वंश के नोबल्स थे। एक लंबे समय के लिए बाद में मुगल सम्राट इन दोनों शक्तिशाली समूहों में से एक या दूसरे के हाथों में कठपुतलियां बन गए थे। सबसे बुरा अपमान 2 मुगल बादशाह फारूक शियार और आलमगीर सेकंड की हत्या करके आया था, और 2 अन्य अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, इन दोनों को उनके नोबल्स ने अंधा कर दिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedars and the big zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. अब हम डिस्कस करेंगे नए राज्यों का उदय कैसे हुआ था। मुगल सम्राटों के अधिकार में गिरावट के साथ बड़े प्रांतों, सूबेदार्स और बड़े जमींदारों के गवर्नर्स ने उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। 18वीं सेंचुरी में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में डिवाइड हो गया। ये स्टेट्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड थे। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन स्टेट्स में मुगलों ने वतन जागीर के रूप में स्वतंत्रता के साथ आनंद से रहे। इनमें कई राजपूत रियासतें भी शामिल थी। लास्ट वन इज मराठा, सिख और अन्य जाटों के नियंत्रण वाले राज्य भी थे। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, पुराने मुगल प्रांत। अवध, बंगाल and Hyderabad were carved out of the old Mughal provinces. All 3 states were founded by members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces. अवध, बंगाल और हैदराबाद ये सभी पुराने मुगल प्रांत थे। तीनों राज्यों की स्थापना उच्च मुगल कुलीन वर्ग के सदस्यों ने की थी, जो बड़े प्रांतों के गवर्नर रह चुके थे।
सादात खान ने अवध की, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की और असफ जहाँ ने हैदराबाद की स्थापना की थी। Look at the next para. All three had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors. तीनों उच्च मनसबदारी के पदों पर थे और सम्राटों के विश्वास पात्र थे। असफजा और मुर्शीद कुली, इन दोनों की जट रंक जो थी वो थी 7000 और सादात खान की जट रंक थी 6000। जिसकी जितनी जट रंक होती थी उसकी मनसबदारी उतनी ही पावरफुल होती थी। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट जट एंड सोअर। मुगल ने मनसबदारी सिस्टम के माध्यम से अपनी सेना का आयोजन किया। प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिकों के रूप में रैंक दी जाती थी। नॉर्मली ऑफिसर्स और नोबल्स को दिए गए रैंक का मूल्य 10 से 7000 तक होता था। रैंकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जट और सोअर में। जट मीन्स पर्सनल था, जहां उनकी सैलरी और स्टेटस तय होता था। दूसरी रैंक इंडिकेट करती थी कि घुड़सवारों की संख्या को मेंटेन करने के लिए एक मनसबदार की आवश्यकता होती थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हैदराबाद। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful members at the court of the Mughal Emperor फारूक सियार। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ हैदराबाद राज्य के संस्थापक मुगल सम्राट फारूक सियार के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक था। उसने सैयद भाइयों को उखाड़ फेंकने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, इसलिए उसे अवध का गवर्नर अपॉइंट किया गया और बाद में 1724 में डेक्कन का चार्ज भी दिया गया था। डेक्कन प्रांतों के मुगल गवर्नर के रूप में आसफ जहाँ का पहले से ही अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल था। डेक्कन में उथल पुथल और अदालत के बीच कंपटीशन का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने हाथों में शक्ति एकत्र की और आसफ जाही वंश की स्थापना की। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। आसफ जहाँ ब्रोट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। आसफ जहाँ नॉर्दर्न इंडिया से कुशल सैनिकों और प्रशासकों को लाया जिन्होंने साउथ में नए अवसरों का स्वागत किया। उन्होंने मनसबदारों को अपॉइंट किया और उन्हें जागीर दी। हालांकि वह अभी भी मुगल बादशाह का सहयोगी था। उसने दिल्ली से दिशा की मांग किए बिना या किसी हस्तक्षेप का सामना किए बिना काफी स्वतंत्र रूप से शासन किया। नेक्स्ट पैरा। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन ए स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स नायक्स ऑफ द प्लेट्यू। हैदराबाद राज्य लगातार पश्चिमी मराठों के साथ संघर्ष में लगा हुआ था और प्लेट्यू के स्वतंत्र तेलुगु योद्धा प्रमुखों के साथ था। पूर्व में कोरोमंडल कोस्ट के समृद्ध कपड़ा उत्पादक क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए निज़ाम की अंग्रेजों द्वारा जांच की गई थी, जो उस क्षेत्र में तेजी से शक्तिशाली बनते जा रहे थे। सी मैप बी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं इस चैप्टर में, इस मैप में जहां पर भी ग्रीन कलर है वहां पर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल कर लिया है, आप देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द निज़ाम्स आर्मी। 1790 में हैदराबाद के निज़ाम के पर्सनल सैनिकों का वर्णन। निज़ाम के पास 400 एलिफेंट्स की एक सवारी है। उसके पास कई हजार घुड़सवार हैं जो 100 रुपीज़ का मामूली वेतन प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे घुड़सवार हैं और बहुत अच्छी तरह से सजे धजे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवध। द मुगल सूबा ऑफ अवध इंक्लूडेड नॉट ओनली अवध बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू बनारस इन द ईस्ट। अवध के मुगल सूबा में न केवल अवध शामिल था बल्कि पूर्व में बनारस तक था। बुरहान उल मुल्क सादात खान को 1722 में अवध का सूबेदार अपॉइंट किया गया। उन्होंने एक राज्य की स्थापना की जो मुगल साम्राज्य के टूटने से उभरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था।
अवध एक समृद्ध क्षेत्र था जो नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच रिच एल्यूवियल गंगा मैदान और मुख्य व्यापार मार्ग को कंट्रोल करता था। बुरहान उल मुल्क सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी के कंबाइन ऑफिसेज भी रखता था, या हम कह सकते हैं कि वह प्रांत के राजनीतिक, वित्तीय और सैन्य मामलों का कंट्रोलर था। उनकी इच्छा शाही राजनीति में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने की थी। उस डिज़ाइन में असफल होने के बाद उन्होंने खुद को अवध और सत्ता के स्वतंत्र केंद्र बनाने के काम के लिए समर्पित कर दिया था। The Mughal decline provided him the desired opportunity to establish his own authority in the region. The major challenge that he faced after becoming the Subedar was the rebellion of local chieftains and Rajas of Awadh. मुगल पतन ने उसे क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। सूबेदार बनने के बाद उन्हें जो बड़ी चुनौती मिली वह थी स्थानीय सरदारों और अवध के राजाओं का विद्रोह। अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित उपायों को अपनाया। फर्स्ट वन इज विद्रोही लोकल जमींदारों और सरदारों का दमन। नेक्स्ट, मुगल द्वारा नियुक्त स्थानीय जमींदारों के अधिकार का पर्दाफाश। थर्ड वन इज व्यवस्थित राजस्व एंड संग्रह। स्थानीय अधिकारियों के अपॉइंटमेंट में वह केवल उनकी व्यक्तिगत निष्ठा मानते थे। उनका मकसद तब और क्लियर हो गया जब उन्होंने मुगल बादशाह की पूर्व सहमति के बिना अपने सन इन लॉ सफदरजंग को सूबे के उपराज्यपाल के रूप में नामित किया था। लुक एट द लास्ट पैरा। आफ्टर सादात खान, सफदरजंग pursued the same policies so that the working of provincial administration no longer depended on the will of the emperor. सादात खान के बाद सफदरजंग ने उन्हीं नीतियों का अनुसरण किया ताकि प्रांतीय प्रशासन का कार्य अब सम्राट की इच्छा पर निर्भर न हो। दिल्ली को राजस्व भेजना भी अनियमित हो गया था। 1739 और 1764 के बीच अवध एक स्वशासी राज्य के रूप में उभरा। सफदरजंग ने गैंगेटिक मैदानों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। इंपीरियल दीवान के ऑफिस को समाप्त कर दिया गया था। उनके उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने भी अवध में स्वशासी पॉलिटिकल सिस्टम के आधार को मजबूत करने का प्रयास किया। स्वशासी राज्य की स्थापना की प्रक्रिया में सबसे उल्लेखनीय विकास सभ्य लोगों के एक नए समूह का प्रचार और समृद्धि था, जिसने अवध शासक के प्रति अपनी निष्ठा पर भरोसा किया था और मुगल सम्राट के लिए नहीं। Students, remaining part of this chapter I will explain in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.